नमस्कार, मेरा नाम मितिशा गुप्ता है और मैं आज आप सभी का स्वागत करती हूँ इस पॉडकास्ट में विनो हाइपरटेंशन। आज हम जानेंगे कि हम अपना ब्लड प्रेशर क्यों और कैसे नियंत्रित कर सकते हैं हमारे स्पेशलाइज्ड डॉक्टर्स के साथ। नमस्कार डॉक्टर, मैं आपका स्वागत करती हूँ इस पॉडकास्ट में विनो हाइपरटेंशन। मैं डॉक्टर विजय सिंह बघेल, एमडी मेडिसिन, प्रोफेसर इन मेडिसिन, वर्किंग आर्केडिया मेडिकल कॉलेज भोपाल। डॉक्टर, आज का मेरा पहला सवाल आपसे यही है कि हम जानते हैं कि हाइपरटेंशन या ब्लड प्रेशर क्या होता है, लेकिन जब एक इंसान को तकलीफ महसूस नहीं भी हो रही हो तब भी इसका ध्यान रखना क्यों ज़रूरी है? कई बार पेशेंट्स हमसे पूछते हैं, डॉक्टर साहब मेरा बीपी तो नॉर्मल है, फिर मैं क्यों दवाई लूँ। लेकिन हाइपरटेंशन में क्या होता है, स्टार्टिंग में पेशेंट को सिम्टम्स नहीं होते हैं। जैसे जैसे उसका बीपी बढ़ता जाता है या टाइम ड्यूरेशन के साथ में सिम्टम्स आने लगते हैं। तो इवन पेशेंट को सिम्टम्स नहीं है फिर भी उसको ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। मैं जानती हूँ कि हाइपरटेंशन को एक साइलेंट किलर भी कहा जाता है, लेकिन मेरा सवाल है कि ऐसा क्यों? हाइपरटेंशन को साइलेंट किलर इसलिए बोला जाता है कि इनिशियली जब पेशेंट का बीपी थोड़ा बहुत बढ़ा रहता है, लाइक 140, 90, 150, 90, तो इनिशियल स्टेज में सिम्टम्स नहीं होते। लेकिन जैसे जैसे टाइम निकलता जाता है पेशेंट को सिम्टम्स आने लगते हैं और कुछ साल के बाद में उसका हार्ट पे इफेक्ट होने लगता है, किडनीज पे इफेक्ट होने लगता है। इसकी वजह से कई बार पेशेंट को हार्ट अटैक भी आ सकता है, किडनी फेल्योर हो सकता है और स्ट्रोक भी हो सकता है। तो इसलिए हाइपरटेंशन को साइलेंट किलर बोलते हैं। डॉक्टर, मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि हाई ब्लड प्रेशर होने के क्या कारण रहते हैं? क्या ये सिर्फ हमारी जीवन शैली की वजह से होता है या हमारा इसमें जेनेटिक्स का भी बहुत बड़ा रोल है? हाइपरटेंशन दो तरह का होता है, इसको प्राइमरी हाइपरटेंशन एक और दूसरा सेकेंडरी हाइपरटेंशन। प्राइमरी हाइपरटेंशन या तो जेनेटिकली हो सकता है, लाइक किसी के मदर फादर दोनों को ब्लड प्रेशर है तो बच्चों को भी हो जाता है, अर्ली एज में हो जाता है, और कुछ जेनेटिक कॉजेज भी होते हैं। 90% ऑफ केसेस हाइपरटेंशन के वो प्राइमरी हाइपरटेंशन होते हैं जिनमें कई बार कॉज भी पता नहीं चलता है, और 5 से 10% जो होते हैं वो सेकेंडरी हाइपरटेंशन होता है। सेकेंडरी हाइपरटेंशन बिकॉज ऑफ किडनी डिसीज और बिकॉज ऑफ कुछ हार्मोनल इम्बैलेंस होते हैं शरीर में, एंडोक्राइनल कॉजेज होते हैं जिनकी वजह से सेकेंडरी हाइपरटेंशन होता है। ओके, और अगर किसी इंसान को अभी अभी हाई ब्लड प्रेशर डायग्नोज हुआ है तो वो डेली लाइफ में क्या चेंजेस ला सकता है एक अच्छा बदलाव देखने के लिए? जैसे ही पेशेंट को डायग्नोज होता है कि इनको हाइपरटेंशन है, हम उसको लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन एडवाइस करते हैं। उसमें सबसे इम्पोर्टेंट होता है सॉल्ट इनटेक रिड्यूस करना चाहिए। उसका रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी, रेगुलर एरोबिक एक्सरसाइज जिसमें साइकिलिंग है, स्विमिंग है, वॉकिंग है। वॉकिंग एटलीस्ट 30 मिनट्स रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी होना चाहिए एटलीस्ट फॉर 5 days। देन स्टॉप स्मोकिंग एंड एल्कोहल, लो फैट डाइट। तो क्या मैं बोल सकती हूँ कि हाई ब्लड प्रेशर को बिना दवाई के ठीक किया जा सकता है, सिर्फ लाइफस्टाइल चेंजेस के साथ? टू सम एक्सटेंट कुछ हद तक हाइपरटेंशन को बिना दवाई के भी ट्रीट किया जा सकता है अर्ली स्टेज में। उसको कुछ लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन के बारे में एडवाइस करके पेशेंट को रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी, स्ट्रेस कम करना है, प्रॉपर स्लीप लेना है, और अल्कोहल स्मोकिंग स्टॉप करना है, वेट रिड्यूस करना है। कुछ लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशंस हैं जिनसे हम कुछ लेवल तक 5 to 10% तक हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं हाइपरटेंशन। ओके, तो जब एक व्यक्ति नया ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ लेना शुरू करता है तो क्या साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं और वो उन्हें कैसे मैनेज कर सकता है? हाइपरटेंशन की जो दवाइयाँ हैं वो लाइफ लॉन्ग लेनी रहती हैं। उसमें कुछ दवाइयाँ ऐसी हैं जिनके कुछ साइड इफ़ेक्ट भी ऑब्जर्व करने रहते हैं। ज़्यादातर जो दवाइयाँ हैं वो ऐसी डिज़ाइन की हुई हैं कि लॉन्ग टर्म तक लेने में भी उनमें कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होते हैं। पर कुछ दवाइयाँ हैं जैसे डायबिटिक हैं, वो यदि किसी पेशेंट को चल रहा है तो उसमें फिर उसको इलेक्ट्रोलाइट चेक करते रहना चाहिए रेगुलर। यदि किसी पेशेंट को बीटा ब्लॉकर्स चल रहे हैं, लाइक मेटाप्रोलोल है, तो उसमें फिर देखना चाहिए पेशेंट को कुछ फटीग या कुछ रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स तो नहीं हो रही हैं। यदि किसी पेशेंट को एसी इनहिबिटर्स चल रहे हैं, लाइक एनालेप्रिल, कैप्टोप्रिल, इस ग्रुप की जो दवाइयाँ हैं वो रीनल पेशेंट में सेफ नहीं होती हैं। यदि किसी पेशेंट का यूरिया क्रिएटिनिन लेवल बढ़ रहा है, मोर देन 3 यदि क्रिएटिनिन है, तो अवॉइड करना चाहिए। और उनके कुछ साइड इफेक्ट भी होते हैं, जैसे परसिस्टेंट ड्राई कफ हो रहा है पेशेंट को, तो वो अवॉइड करना चाहिए। क्या आपकी कोई एडवाइस है ब्लड प्रेशर को चेक करने के लिए?
एक पेशेंट अपना ब्लड प्रेशर किस तरीके से सही चेक कर सकता है और किन चीज़ों का ध्यान रख सकता है? बीपी आइडियली इनिशियली जब हम पेशेंट को डायग्नोज करते हैं और जब पेशेंट का बीपी बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट होता है तो एटलीस्ट ट्वाइस अ डे मॉर्निंग और इवनिंग में उसको चेक करना चाहिए। वंस बीपी स्टेबलाइज हो जाता है एक बार, फिर उसको ट्वाइस ए वीक चेक कर सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति को हाई ब्लड प्रेशर है और वर्षों तक उसका ट्रीटमेंट ना किया जाए, तो मेरा आपसे सवाल यही है कि शरीर के किस अंग पर सबसे ज़्यादा उस चीज़ का असर हो सकता है? यदि लंबे टाइम तक ब्लड प्रेशर अनकंट्रोल्ड है तो बीपी की वजह से शरीर के काफ़ी ऑर्गन्स डैमेज हो सकते हैं, दूसरे ऑर्गन्स पे भी इसका इफेक्ट पड़ता है। जैसे हार्ट यदि इन्वॉल्व हो रहा है तो पेशेंट को हार्ट अटैक हो सकता है, हार्ट फेलियर हो सकता है। यदि ब्रेन में इन्वॉल्वमेंट हो रहा है तो पेशेंट को स्ट्रोक हो सकता है। यदि किडनीज इन्वॉल्व हो रही है तो पेशेंट को रीनल फेलियर हो सकता है। विजुअल डिस्टर्बेंस हो सकते हैं बिकॉज ऑफ इन्वॉल्वमेंट ऑफ रेटिना, उसकी वजह से विजन इम्पेयर हो सकता है और पेशेंट की याददाश्त भी कमजोर हो सकती है, जिसको हम डिमेंशिया बोलते हैं।